एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, लेक्चर नंबर 47 में हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप अगर लॉन्ग प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर हो जाएगा जी। 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। हमने विद द डिफाइंड सिंपल माइक्रोस्कोप आल्सो डिराइव द फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला आपने डिराइव करके देना है जी। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 27। अगर हम बुक से बात करें तो बुक के रेलेवेंट, ताकि जो बच्चे बुक से देख रहे हैं जिनके पास फिल वक्त नोट्स अवेलेबल नहीं है, नोट्स परचेज़ कर लीजिएगा बेटा, ताकि आप सारा काम नोट्स में ही कह रहे हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक बेटा बुक का पेज नंबर 55 पर है और ये हमारा टॉपिक 12.12 है। दिट इज 12.12 टॉपिक है बुक का, विच इज़ ऑन पेज नंबर 55 पर। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप को हम दूसरा नाम किस चीज़ का देते हैं। मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से पहले ना आपको एक छोटी सी बात दोबारा से फिर बताना चाहता हूं ताकि आपको ना याद हो जाए, ज़हन नशीन हो जाए। हमने इमेज फॉर्मेशन के अंदर, इमेज फॉर्मेशन में, ताकि हमारा टॉपिक फिर आसान हो जाएगा, हमने इमेज फॉर्मेशन की थी बेटा कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव की भी कर ली हुई है हमने। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमने इस कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के अंदर मैंने एक केस डिस्कस किया था जिसके साथ मैंने एक क्वेश्चन लिखा था। यकीनन आपको याद होगा, क्वेश्चन मैंने ये लिखा था कि व्हेन डज अ कन्वेक्स लेंस, यानी अकेला है लेंस, मैंने कहा एक सिंगल लेंस, व्हेन डज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास। भाई कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर कब एक्ट करता है। याद कीजिए कि आंसर में मैंने एक रे डायग्राम बनाई थी और मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा कहाँ पर, बिटवीन एफ एंड लेंस, ये वेफ और लेंस के दरमियान में ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो उस वक्त कन्वेक्स लेंस एक कन्वेक्स लेंस किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर। तो इसी सिंपल माइक्रोस्कोप को हम बेटा जो दूसरा नाम देते हैं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। भाई क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम दे, अभी देखिए मैंने कहा था कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सी चीज एक्ट कर रही है, कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट कर। क्यों मैग्नीफाइंग ग्लास है तो इसका मतलब है ये मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा वाला ग्लास होगा, दैट इज कौन सा लेंस होगा भाई, कन्वेक्स लेंस होगा। ये आपने ऐसे नहीं लिखना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ना कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप को इज आल्सो कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिकॉज वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, एक सिंगल कन्वेक्स लेंस होता है जो क्या करता है, जो यूज करते हैं हम, यूज टू प्रोड्यूस क्या चीज, मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। फिर से इधर आ जाइएगा, व्हेन डज द कन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा बिटवीन एफ एंड लेंस। इसका रिजल्ट क्या होगा
भाई जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो इमेज भी तो बनेगा ना। तो इससे जो बनने वाला इमेज है मेरा बच्चा, इमेज कैसे बनेगा, इमेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। पहली बात, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा एनलार्ज्ड बनेगा, बड़ा साइज का। दूसरी चीज, बनने वाला इमेज हमेशा क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधा। दिस इज इरेक्ट मार्कर, सीधा। ये देखिएगा बेटा जी, दिस इज इरेक्ट, सीधा है, ठीक है। ये हो गया इन्वर्टेड, जिसको हम उल्टा कहते हैं, ठीक है जी। एनलार्ज, भाई इस ऑब्जेक्ट का इतना साइज था, इससे बड़ा इमेज बना और सीधा बनेगा। दूसरी बात, जब भी इरेक्ट इमेजेस बनते हैं तो याद रखिएगा, इरेक्ट इमेजेस हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेजेस होते हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि हम इस कन्वेक्स लेंस को किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जिसको हमने कहा कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट करता है। ये क्यों यूज़ होता है, क्या करेगा, टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, एनलार्ज्ड, बड़े, क्या चीज़, इमेजेस, किसके, ऑफ कोई सा भी छोटे जो होते हैं क्या चीज़, ऑब्जेक्ट्स। तो हम उसे क्या नाम देते हैं, यानी एक मेरे पास सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर कभी आप ज्वेलरी की शॉप पे जाएं तो वहाँ पे ज्वेलर्स के पास एक ग्लास होता है, ठीक है, जिससे वो ज्वेलरी को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कुरान पाक पढ़ने के लिए जिनकी आई साइट वीक हो जाती है तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। वो कुरान पाक की जहाँ पर वर्सेस लिखी होती है उसके ऊपर प्लेस करते जाता है वो पर्सन, ठीक है, जिसकी आई साइट वीक थी, तो उसको वो जो इमेजेस, जो वर्सेस लिखी होती है वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की नज़र आती है, इन लार्ज इमेजेस उसके नज़र आती है। ठीक होगी बात जी। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्लेस करना है, ये मैंने आपको लिख के बता दिया। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बिटवीन एफ एंड लेंस। एफ एंड लेंस का मतलब क्या हुआ, अगर एफ एंड लेंस का मतलब भी ढूंढ लेना, इसी कश्मकश में ना लगे रहे कि एफ एंड लेंस क्या था। मैं इससे एक और बात निकालनी ना, मैंने ज़रा ध्यान से आपने देखना है। लेकिन ये मैंने लेंस बनाया, ये डायग्राम इसके साथ नहीं बनानी, ये सिर्फ इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए बता रहा हूं। दिस इज लेंस, ठीक होगी बात बेटा। इस लेंस का यहां पर प्रिंसिपल फोक, जब आप कंपास के साथ बनाएंगे ना तो ये बड़ा सीधी सीधी आर्क्स लगती है, तो हमेशा ये बन जाता है। ये लेंस है जी, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का, ये है एफ। एफ ये था जी लेंस, क्या मैं एफ और लेंस ये था, याद करें बेटा पुरानी बातें सारी। यहां पर था लेंस का अपर्चर, अपर्चर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज, शाबाश, इसे क्या हम नाम देते हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज, से क्या नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज, क्या होती है, फोकल लेंथ। ऐसे ही है जी। तो फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है, नियर टू लेंस, देन, और इस कैपिटल एफ को क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या लाता है जी बेटा, क्या चीज, प्रिंसिपल फोकस। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोकल पॉइंट भी कहते हैं। कंफ्यूज ना हो जाइएगा, कभी मैं फोकल पॉइंट यूज करूं तो क्या है, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर होगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पर होगी, लेंस के ज्यादा करीब, ठीक है, नियरर टू लेंस देन किसके, प्रिंसिपल फोकस के। कहां पर होगी जी, नियरर टू लेंस। अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट करवाना है तो नियरर टू लेंस देन क्या चीज बेटा,
प्रिंसिपल फोकस, भाई लेंस के करीब और प्रिंसिपल फोकस से दूर, ठीक होगी बात। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट पोजीशन की यहां रखने का मकसद क्या था भाई? पर्पस सिर्फ एक था कि बनने वाला क्या, जब ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस होगा तो उससे बनने वाले जो इमेजेस होंगे क्या बनाएगा, कौन से इमेजेस बनाएगा? वर्चुअल इमेजेस बनाएगा, मैग्नीफाइड इमेजेस बनाएगा, कौन सी इमेज बनेगा? इसका मकसद क्या होगा, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, कौन से इमेजेस बनेंगे? वर्चुअल इमेजेस। असल में उतना तो नहीं होता, बड़ा नजर दिखा रहा होता ना। वर्चुअल इमेजेस होंगे और क्या होंगे? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? लार्जर इन साइज। कहां पर? एट डिस्टेंस ऑफ कितना? 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, कहां से हमने ये डिस्टेंस लिया है? फ्रॉम कहां से? नॉर्मल आई से। अब ये 25 डिस्टेंस है क्या भाई? आम आंख से कितनी दूर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। कैसे इमेज बनाएगा? देख लीजिएगा, मैं इमेज बनाने लगा हूं। कितने, जब हम आंख से देख रहे हैं, अभी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं? ये आपने इसके बीच में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूं। ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, जहां पर हमेशा क्या बनता है? फ्रॉम आई। ये मैंने बात लिखी थी जी, आंख से, नॉर्मल आई से। बेटा 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फ्रॉम आई, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। ये मार्कर है, जब मैं इसको देख रहा हूं तो नॉर्मल आई से अगर इसका इमेज 25, अगर ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ी है ना, तो मुझे जितना इसका साइज है, जो इसका कलर है, जो इसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये सारी चीजें क्लियर नजर आएंगी। तो ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या चीज? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट का मतलब होता है कम फासला। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्या चीज? डिस्टिंक्ट विजन। यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? वो कम से कम फासला जिस पर हमें ऑब्जेक्ट एक्चुअल साइज का और क्या नजर आएगा? क्लियर नजर आएगा। क्लियर होगी बात? ये थी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब लेंस में से, जब सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट करती है जी। साथ में हमने बेटा फार्मूला डिराइव करना था किस चीज का? मैग्नीफाइंग पावर का जी। ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला देख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर है क्या। मैग्नीफाइंग पावर से पहले मैं एक रे डायग्राम बना रहा हूं, आपने जरा ध्यान से देखनी है। ये था जी बेटा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस ना भी हो, मैं सपोज करता हूं दिस इज अ लाइन, ठीक है जी। यहां पर मैं, ये आंख से हम देख रहे हैं जी किसी भी ऑब्जेक्ट को। डेफिनेट बात है, जब आई किसी, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं देख रहा हूं, तो मेरी ये आई इस मार्कर के इस टिप से और इसका ये जो बॉटम था इसके साथ एक एंगल बना रही, किसी एक एंगल पर नजर आ रहा है ना मुझे। मैं दूर करूंगा तो वो एंगल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर मैं नियर लेके आ रहा हूं तो वो एंगल की वैल्यू फिर भी चेंज होती जा रही है। लेकिन एक डिस्टेंस ऐसा होगा जहां पर ये मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, उसको क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आंख से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखा तो डेफिनेट बात है, सिंपल आई से जब हम देख रहे हैं, जिसको हम नेकेड आई कहते हैं, ठीक है, दिस इज आई, आंख से देख रहे हैं, नॉर्मल आई, यानी दिस इज कॉल्ड एज नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब क्या है? मैं आंख से देख रहा हूं और फिर मैं ग्लासेस लगा के देखूंगा। जब मैं ग्लासेस लगा के देखूंगा तो दैट इज नॉट अ नेकेड आई, वो मैं एड किसकी सहूलत ले रहा हूं? उस ग्लासेस के अंदर जो लेंस यूज हो रहा है, लेंस की सहूलत ले रहा हूं, ठीक है जी। तो नेकेड आई से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आई हमेशा उसके साथ एक एंगल बनाती है। उस एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं जी किस चीज के साथ? थीटा के साथ।
यहाँ पर है जी क्या चीज़, एफ है जी। अब अभी फिल वक्त हम एफ नहीं लिखते, हम सिंपल इतनी सारी बात करते हैं जी। देखिए ये जो दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ कितने डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। अगर ये मेरी आंख से आई से कितने डिस्टेंस पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस हमने डिस्कस किया था अभी, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ये है जी डी डिस्टेंस, मैं डी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कितने, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ मुझे जो ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर नजर आएगा। जैसे ये मार्कर था, तो आपको ये मार्कर जब 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, अगर आपने आई साइड चेक करनी है, बड़ा शॉर्ट सा मेथड बता रहा हूँ, आई साइड आपने देखनी है, आप इसको देखें जब जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है दैट इज 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। जब बिल्कुल नॉर्मल आई का मतलब है जब आई साइड बिल्कुल ठीक होती है तो हमें 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पड़ी हुई चीज़ बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। ठीक है, अगर हमें 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़ी हुई चीज़ क्लियर नजर ना आए, ब्लर नजर आ रही, धुंधली नजर आ रही हो, तो समझ लें कि आई साइड वीक है। ये जी ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज बना हुआ कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ ऑब्जेक्ट हम ये कहते हैं जो प्लेस है कितने पर डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ये मैंने जो डी लिखा ये वाली बात थी, नॉर्मल आई से कितनी दूर पड़ा हुआ है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जी। एंगल कितना बना रही है आई उसके साथ, थीटा का एंगल बना। अब मेरी बात अगर आपने ध्यान से देखनी है, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा टूवर्ड्स, ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, देखिएगा जब मैं इसे अपनी आई के नियरर मूव करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, तो जो एंगल बना रही थी आई किसके साथ, इसके साथ, वो एंगल की वैल्यू अब क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि मुझे ये जो ऑब्जेक्ट था ये मेरी आई कितना नियर आ जाएगा कि मुझे ये क्लियर नज़र नहीं आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जब मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स, ये 25 सेंटीमीटर मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और मेरी आई ने इसके साथ एक एंगल बनाया जिसको मैंने थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया। अब देखिए कि जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स, नियर टू आई आ रहा है, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, और ये क्या होता जा रहा है, इसका इमेज ब्लर होता जा रहा है। अब आई जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, वो एंगल को अब हमने कैसे ऑब्जर्व करना है और हमने देखना है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो अब हमें क्लियर कैसे नजर आएगा। तो उसके लिए अब हमने करना क्या है कि देखिएगा जब ये ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, हमारी किसके लेंस नहीं बल्कि लेंस की नहीं बात, मैं आपको और आसान सी बात बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट था, देखिए बेटा इसको मैंने मूव करना शुरू किया अपनी आई के नज़दीक, इतना नियरर आ गया कि मुझे अब ये ब्लर नजर आ रहा है। अब अपनी आंखें करीब करके देखो आपको डबल नजर आएगा, ठीक होगी बात। अब आप आई और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में प्लेस करें लेंस को, कन्वेक्स लेंस को प्लेस करें। अब क्योंकि हम लेंस के थ्रू देखेंगे तो लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बना के दे देगा, कितने डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और वो इमेज क्या होगा, एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करेगा। लो जी, अब जब ये, लेकिन उस वक्त ऑब्जेक्ट कहां पर आ चुका था, नियरर टू लेंस, भाई लेंस के ज्यादा करीब आ चुका था देन इट्स प्रिंसिपल फोकस। उस वक्त उसने क्या करना है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक क्या बना के देना है, एनलार्ज इमेज बना के देना है। इसी डायग्राम के नीचे मैं दूसरी वाली डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको पता चले कितने डिस्टेंस पर था जी। ये ऑब्जेक्ट मैं मूव कर रहा था टुवर्ड्स आई, मैं आई के करीब मूव किया तो मुझे उसका इमेज ब्लर नजर आया। मैंने क्या किया, आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान में क्या चीज प्लेस की, एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया, ठीक है। अब जब मैं लेंस के थ्रू देखूंगा उसी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट कहां पर आ चुका हुआ है, नियरर टू लेंस, लेंस था ना, लेंस का यहां पे क्या होगा, एफ, प्रिंसिपल फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहां पर आ चुका हुआ है, यहां पर आ गया ऑब्जेक्ट, लेंस के ज्यादा करीब आ गया है, फोकल लेंथ से ज़रा दूर है जी, फोकल लेंथ थोड़ी दूर कर लेते हैं ताकि हमारी ना डायग्राम आपको क्लियर नज़र आ जाए जी। दरमियान वाला डिस्टेंस ये तो मैं थोड़ा सा इसके नियर कर लिया, मेरा जी ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया है, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक होगी बात दी। लेंस क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट का जो नियर टू लेंस था उसने क्या करना है, एक एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करना है, बड़ा इमेज बनाएगा,
और वो इमेज क्या होगा, इरेक्ट, सीधा। ये इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर बना है, दिस इज HI, हाइट ऑफ इमेज। अब जो आई इसके साथ एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एज, अब एंगल थीटा डैश, पहले थीटा था, हमने नेकेड आई के साथ देखा जब हमने विद एड ऑफ एनी ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस हमारी क्या थी बेटा, लेंस था, उससे देखा। तो अब कितने डिस्टेंस पर बना, D डिस्टेंस पर। D डिस्टेंस क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था D मैंने क्यों लिखा, D था 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। इस ऑब्जेक्ट का यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DO के साथ। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था जी। क्लियर हो गया जी। ये बना इस तरह से इमेज। कैसे बनता है, साथ में हमने बेटा इसी सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ ना हमने मैग्नीफाइंग पावर देखनी थी कि मैग्नीफाइंग पावर क्या चीज़ होती है जी। बड़ी सिंपल सी बात। पहली बात, मैग्नीफाइंग पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के साथ, कैपिटल M के साथ। वो रेशियो होती है दो चीज़ों के दरमियान, थीटा डैश ओवर थीटा में। थीटा डैश क्या है, एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। ये था मैग्नीफाइंग, ये है जी मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसने क्या किया है, एक एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस किया। और ये इमेज बना, ये इमेज दिस इज इरेक्ट, भाई सीधा है और वर्चुअल होता है, मैंने बताया था वर्चुअल होगा। थीटा डैश एंगल कब बनता है, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड थ्रू, किससे व्यू हम कर रहे हैं, एंगुलर साइज ऑफ इमेज। ये इमेज बना है HI, दिस इज, ये ऑब्जेक्ट था जी, इस ऑब्जेक्ट का ये बना है इमेज, दिस इज फाइनल इमेज। तो ये थीटा डैश किन दो चीजों के दरमियान रेशियो होती है, एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस इज एंगुलर साइज ऑफ क्या चीज, फाइनल इमेज। कहाँ से बन रहा है, जो बन रहा है प्रोड्यूस्ड बाय किससे, मैग्नीफाइंग ग्लास से। उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज थीटा डैश, डिवाइडेड बाय किस चीज के साथ, थीटा क्या है, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास। दिस इज एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन विदाउट मैग्नीफाइंग, भाई मैग्नीफाइंग ग्लास के बगैर देखा क्या, जब मैग्नीफाइंग ग्लास के बगैर देखा तो थीटा, भाई ग्लास के बगैर देख रहा हूँ तो थीटा है, जब ग्लास के साथ, ग्लास क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देख रहे हो तो कितना बन रहा है, थीटा डैश बन रहा है। इसी को अगर हम सॉल्व करें ना तो हमारे पास रेशियो बनती है 1+D/F। डेरिवेशन आपके लेवल तक नहीं है ना, आपने कोई डेरिवेशन करनी है, आपने ये सिंपल फार्मूला याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप MCQs में भी आ जाती है। फार्मूला उसका क्या है, M = 1+D/F। D क्या है, डिस्टेंस, किस चीज़ का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कहाँ से ये डिस्टेंस लिया गया है, ये डिस्टेंस कहाँ से है, ये ऑब्जेक्ट था और ये मैंने स्मॉल d लिखा था। बनने वाला इमेज भी कहाँ पर बना है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बना है। F किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इस लेंस की क्या, फोकल लेंथ को। अब लेंस ऑफ, जितना लेंस की शॉर्टर फोकल लेंथ होगी, याद रखनी है अहम सारी बात आपने। पहली बात, F किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, F इज इंडिकेटिंग, ये क्या है, दैट इज, ये है जी बेटा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसकी है, जो हमने ये लेंस यूज़ किया। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जितना कोई भी लेंस की क्या चीज़ शॉर्टर क्या होगी, फोकल लेंथ,
भाई फोकल लेंथ जितनी शॉर्टर होगी उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि उसकी हमेशा लेंस की क्या होगी, इट हैज़ ग्रेटर क्या चीज़, मैग्नीफाइंग पावर, यानी उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, ग्रेटर। मैग्नीफाइंग पावर ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि हमेशा एनलार्ज इमेज क्या करेगा, प्रोड्यूस करके आपको देगा। क्लियर होगी बात जी। यहाँ पर बेटा ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर ना उसने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई हुई है, वो अगर हम नोट्स में देखें तो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28। वो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, दैट इज़ बड़ी सिंपल सी, इसमें उसने लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। भाई मैग्नीफाइंग ग्लास इंस्ट्रूमेंट था ना, मैग्नीफाइंग पावर क्या थी, दो चीज़ों के दरमियान रेशो। रिजॉल्विंग पावर क्या है, देखिए रिजॉल्विंग पावर देख लेते हैं कि रिजॉल्विंग पावर किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में है, उसने पूछा है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। ये 7 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है। हमने मैग्नीफाइंग पावर इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर उस इंस्ट्रूमेंट की क्या, इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी, क्या एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की कि वो रिजॉल्व कर सके क्या चीज, टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को, कैसे भी बताता हूं मैं जी, या पॉइंट सोर्सेस को। जैसे ने ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे जी, इन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मैंने क्लोजली प्लेस किया। मैं इसके लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करूं जो इनको क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके, क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के दरमियान में, यानी फर्क बता सके। मैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करूं, ये तो बड़े बड़े ना नजर आ रहा है, ठीक है, तो इनको क्या कर सके, दो क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट सोर्सेस की उसकी एबिलिटी टू रिजॉल्व कर सके या क्या कर सके, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क बता सके। तो वो चीज क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर है। कोई फार्मूला नहीं, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है जी। पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं, ये मैंने एक पॉइंट लगाया, ये मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, ये दो डिफरेंट पॉइंट सोर्सेज है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करके बताया जा सके अलग-अलग कि पॉइंट सोर्सेज क्या है। अब इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जिनकी हाई रिजॉल्विंग पावर, जैसे हाई रिजॉल्विंग पावर के हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ये हाई रिजॉल्विंग पावर के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जैसे हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, या जैसे हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। देखिए कि हम माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, ताकि हम जितने भी टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे, यानी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, यानी जितने भी टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखने के लिए हम जो हाई रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। सिंपल नहीं, एक और माइक्रोस्कोप भी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। टेलीस्कोप हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, हम क्या देखने के लिए, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूर की चीज़ें, जैसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या चीज़, सिंपल सी बात कर लेते, क्या चीज़, स्टार्स को देखने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो होता है जी टेलीस्कोप। क्लियर हो गया बेटा बात। यहाँ पर बेटा हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमने थोड़ा काम करना है, थोड़ा काम इसलिए करना है ताकि आपको ना चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएँ, ठीक है, ताकि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सर एक लेक्चर के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें करवा देते, तो मैंने कोशिश की है कि आज का लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का हो जाए, जिसके अंदर हम सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें डिस्कस करें ताकि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस किया है। जाते हुए बेटा एक छोटी सी बात हदीस के हवाले से, हज़रत जाबिर बिन
अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना। क्या इरशाद फरमाते हुए सुना? तवज्जो से सुनिएगा कि तमाम अज़कार में से ज़िक्र हम करते हैं ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह कर लिया, ठीक है, कलमा तैयबा पढ़ लिया, तीसरा कलमा पढ़ लिया, सारे अज़कार हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि तमाम इज़कार में से सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना। जितना आप नेमत का शुक्र अदा करेंगे रब्बुल आलमीन नेमतों में उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। आज का लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।